तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अवैस खान और स्वागत है आपका मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। तो आई होप कि आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो जो है मेरी जो लिक्विड प्रेशर फिजिक्स के लिक्विड प्रेशर पार्ट 4 पे हुई थी वो ज़रूर आप लोगों ने देखी होगी। तो आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं जो कि फिजिक्स का लिक्विड प्रेशर का पार्ट 5 में बनाने जा रहा हूँ बच्चों। और चलिए फिर अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, क्योंकि इससे आप लोगों को भी बहुत फायदा होगा। और बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलें। तो चलिए फिर आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने पहले से ही हाइड्रोलिक ब्रेक का डायग्राम बना लिया है ताकि इस डायग्राम को बनाने में जो है टाइम वेस्ट नहीं हो, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो चलिए मैं इसका अब आपको बारी बारी से कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है इसका आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल इसमें 1 नंबर का ये आएगा कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो मैंने पहले ही बता दिया था इससे पहली वाली वीडियो में कि इसमें हम लोग 3 मशीन्स के बारे में बात करेंगे अलग अलग, जो कि सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और वो है आपका पैस्कल्स लॉ। ठीक है, ये तीनों ही आपका पैस्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है एंड यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे एक मास्टर सिलेंडर है जिसका नाम एम से हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। ये जो है हमारा यहाँ पे मास्टर सिलेंडर है। पहले आप लोगों ने ये डायग्राम बना लेना है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा अलॉन्ग विद द डायग्राम, या तो आपको कंस्ट्रक्शन पूछ देगा या फिर अलॉन्ग विद द डायग्राम आपको इसका वर्किंग पूछेगा। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। 3 और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। और अगर प्रिंसिपल ऐड कर दिया इसमें कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स, तो फिर आपका 1 मार्क्स एक्स्ट्रा उसका रहेगा। अब देखिए बच्चों, आप लोग इसमें देख सकते हैं इसमें एक मास्टर सिलेंडर है एम। कंस्ट्रक्शन पहले बता देता हूँ, ठीक है। और इसमें ब्रेक ऑयल है। ये जो पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर, इसके अंदर पूरा क्या भरा हुआ है, यहाँ पे पूरा ब्रेक ऑयल यहाँ पे भरा हुआ है बच्चों, ठीक है। ब्रेक ऑयल यहाँ पे भरा हुआ है इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर एक एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन भी है जिसको हम लोगों ने पी से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ये एयर टाइट है, यहाँ से हवा पास बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अब देखिए ये जो पिस्टन है ये कनेक्टेड है एक पेडल के साथ, ब्रेक पेडल के साथ। ये पिस्टन आप देख सकते हैं एक ब्रेक पेडल एफ जिसका नाम है, इस ब्रेक पेडल के साथ ये पिस्टन जो है वो कनेक्टेड है बच्चों एक लिवर सिस्टम एल के थ्रू, ठीक है। इस लिवर सिस्टम के थ्रू ये पिस्टन इस ब्रेक पेडल के साथ कनेक्टेड है थ्रू अ लिवर सिस्टम, आप बोल सकते हैं इसको एल। अब देखिए बच्चों जो मास्टर सिलेंडर है इसमें आप लोग देख सकते हैं सामने आपके मास्टर सिलेंडर बना हुआ है, ये व्हील सिलेंडर यानी कि सी से कनेक्टेड है। ये मास्टर सिलेंडर आपका इस व्हील सिलेंडर, इसको हम लोग कह रहे हैं व्हील सिलेंडर यानी कि सी से डिनोट किया हुआ मैंने इसे। तो ये मास्टर सिलेंडर इस व्हील सिलेंडर से कनेक्टेड है एक ट्यूब के थ्रू, जिसको हम लोगों ने टी से डिनोट किया हुआ है। ये इससे कनेक्टेड है एक ट्यूब के थ्रू जिसको हम लोगों ने टी से डिनोट किया हुआ है बच्चों। अब देखिए जो व्हील सिलेंडर है इसमें भी 2 पिस्टन है। ये व्हील सिलेंडर जो है इसमें 2 पिस्टन है, एक है P1 और एक है P2। ये पिस्टन 1 पिस्टन 2, ठीक है। अब देखिए जो पिस्टन्स है ये अगेन कनेक्टेड है आपका ब्रेक शूज से। ये वाला पिस्टन जो है वो ब्रेक शूज से कनेक्टेड है जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया S1, और ये वाला जो पिस्टन P2 है ये कनेक्टेड है दूसरे वाले ब्रेक शूज से जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया S2। अब देखिए जो स्प्रिंग S है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्प्रिंग है यहाँ पे बीच में जिसका नाम हम लोगों ने S रख दिया है, डिनोट कर रहा है ये। तो ये जो स्प्रिंग S है बच्चों ये होल्ड कर रहा है ब्रेक शूज को। अगर पूछ देगा कि ये स्प्रिंग का काम क्या है, ये इन दोनों ब्रेक शूज को होल्ड कर रहा है पोजीशन में, अपने अपने होल्ड करके रखा हुआ है। अब देखिए इस तरह का सिस्टम जो है हर व्हील्स में कनेक्टेड होता है। जितना भी व्हील्स होता है गाड़ी का, व्हीकल्स का, वो हर व्हील्स में इसी तरह का सेम सिस्टम जो है वो अप्लाई होता है, सेम सिस्टम लगा हुआ है। अब देखिए ये तो बच्चों इसका कंस्ट्रक्शन था जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें जो है एक मास्टर सिलेंडर है जिसमें पिस्टन है एयर टाइट जो कि अटैच है आपका ब्रेक पेडल से जिसको उन्होंने एफ से डिनोट किया हुआ है थ्रू लिवर सिस्टम एल। और ये भी बता दिया कि इसके अंदर ब्रेक्स ऑयल है, इसके अंदर क्या है, ब्रेक्स ऑयल है। मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को कि यहाँ पे जो ये वाला सिलेंडर है स्मॉल सिलेंडर, उसमें भी आपका 2 पिस्टन है P1 P2। तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, आप लोग फिर से वीडियो को रिवाइंड करके स्लो करके भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब मैं इसका वर्किंग आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है आखिर वर्क कैसे करता है। इसमें टोटली आपका पैस्कल्स लॉ का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करता है, और जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरह से इसमें पैस्कल्स लॉ का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। अब देखिए जब भी आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है तो ब्रेक पेडल को प्रेस किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्रेक पेडल है, इसको प्रेस किया जाता है, ठीक है। जैसे ही आप इस ब्रेक पेडल को प्रेस करेंगे बच्चों,
तो लीवर सिस्टम ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब पिस्टन पी जो है, ये सबसे पहला वाला पिस्टन जो आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा वाला, तो पिस्टन पी जो है बच्चों मास्टर सिलेंडर का, वो अंदर की तरफ प्रेस होगा। जैसे ही आप इसको पुश करेंगे ये वाला पिस्टन जो है वो अंदर की तरफ प्रेस होगा बच्चों। अब देखिए चूंकि ये प्रेस होगा तो अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा लिक्विड पी पे। यहाँ पे जो है आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंदर ब्रेक्स ऑयल है, तो ब्रेक्स ऑयल के ऊपर जो है वो प्रेशर इंक्रीज होगा, जो कि इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा आपका P1 में और P2 में। ठीक है। अब इस पिस्टन की वजह से जब यहाँ पे जितना ब्रेक्स ऑयल है, यहाँ पर जितना ब्रेक्स ऑयल है, इस पर जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो हम लोग जानते हैं कि पैस्कल्स लॉ के हिसाब से जब भी आप कहीं किसी भी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो इक्वली ट्रांसमिट होता है हर डायरेक्शन में। ठीक है, हर यूनिट में बोलते हैं ना कि कोने कतरे में, ठीक है, हर वॉल्यूम में थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आपका इक्वली ट्रांसमिट होता है प्रेशर। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ब्रेक्स पेडल को दबाकर, तो प्रेशर अंदर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से P1 और P2 के ऊपर भी प्रेशर लगेगा। ठीक है। अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा, जब P1 और P2 के ऊपर प्रेशर लगेगा बच्चों, तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा। P1 और P2 जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। और जब P1 और P2 आउटवर्ड्स मूव करेगा तो ये ब्रेक शूज को फोर्स करेगा एक दूसरे से दूर जाने के लिए। ये ब्रेक शूज को फोर्स करेगा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये इस तरफ ये ऐसे फैलेगा ना, आउटवर्ड्स मूव करेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा जब ब्रेक्स ऑयल यहाँ पे जब प्रेशर लगेगा तो ये इस तरफ जाएगा P1 और पिस्टन 2 हमारा इस तरफ जाएगा। अब जब ये इस तरफ जाएगा तो ये इसको फोर्स करेगा इधर आने के लिए। ठीक है, इधर आने के लिए, और ये वाला पिस्टन इस वाले ब्रेक शू को फोर्स करेगा इधर सटने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेक शूज जो है हमारा वो टायर्स की तरफ सट रहा है। ब्रेक शूज जो है हमारा वो टायर्स की तरफ सटेगा अंदर से। अब देखिए जो ब्रेक शूज है ये एक दूसरे से तो दूर जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये अंदर का जो रिम है, टायर बोल रहा हूं मैं, सॉरी, ये टायर के अंदर एक रिम होता है, तो ये जो अंदर का रिम है चक्के का, उससे ये ब्रेक शू सटना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये अंदर सटना शुरू हो जाएगा तो ये चक्के के मोशन को, इस व्हील के मोशन को रिटार्ड कर देगा। आप लोग जानते हैं कि रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन वो होता है जो स्पीड को, जैसे बोलते हैं ना गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। जब रिटार्डेशन होगा तो उसका स्पीड कम होते होते फिर अचानक से ऑल ऑफ अ सडन इट विल कम टू स्टॉप, इट विल स्टॉप और इट विल कम टू रेस्ट। तो इस तरह से हमारा ब्रेक जो है वो ऑपरेट करता है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि पहले ब्रेक्स पेडल पे हम लोग जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं इनवर्ट्स की तरफ, तो ये वाला पिस्टन हमारा काम करना शुरू कर देता है। जब ये पिस्टन वर्क करता है तो ये ब्रेक ऑयल को जो है वो अंदर की तरफ जो है ब्रेक्स ऑयल के ऊपर इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से P1 और P2 एक्टिवेट हो जाता है, जो कि आउटवर्ड्स जो है वो मूव करता है, ये इस तरफ वो उस तरफ, जिसकी वजह से ब्रेक शूज जो है वो इस तरफ ये वाला ब्रेक शू जाने लगता है और इस तरफ ये वाला ब्रेक शू जाने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेक आफ्टर ऑल अल्टीमेटली ब्रेक्स गेट अप्लाइड। अब जब प्रेशर जो ब्रेक पेडल पे रिलीज किया जाता है, अब देखिए ब्रेक्स, हमने ब्रेक्स मार दिया, अब इसको छोड़ देंगे। अब जब हम लोग इसको रिलीज करेंगे बच्चों तो ब्रेक शूज जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न हो जाएगा। यानी कि अभी ब्रेक शू आके यहां सट गया था, अब फिर से वापस से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेक ऑयल है वो व्हील सिलेंडर से मास्टर सिलेंडर में वापस आ जाएगा। ये हमारा व्हील सिलेंडर है, यहां से ब्रेक ऑयल जो है वो मास्टर सिलेंडर में वापस आ जाएगा। पहले ब्रेक ऑयल कहां था? पहले ब्रेक ऑयल मास्टर सिलेंडर में था बच्चों। फिर जब हम लोगों ने इसे प्रेस किया तो प्रेशर की वजह से, पैस्कल्स लॉ की वजह से, यही ऑयल हमारा चलाया था व्हील सिलेंडर के अंदर, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम ऑपरेट हुआ। और उसके बाद जब हम लोगों ने इस ब्रेक पेडल को रिलीज कर दिया बच्चों, तो वापस से इस व्हील सिलेंडर से ये ब्रेक ऑयल कहां चला गया? इस मास्टर सिलेंडर के अंदर चला गया। तो आई होप कि ये जो पूरा वर्किंग है और कंस्ट्रक्शन जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया, ये बहुत अच्छे से आप लोगों के जहन में अट गया होगा। और चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, इसे रब कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को जरा सा भी लग रहा है कि मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब में ऑप्शन है, आप 1.25 या फिर 0.75x करके आप लोग देख सकते हैं बच्चों। चलिए फटाफट से इसे रब कर लेते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी तक तो हम लोग समझ रहे थे लिक्विड प्रेशर के बारे में, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने पैस्कल्स लॉ के बारे में पढ़ा, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में पढ़ा।
तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। अब देखिए, जो गैस का जो पूरा एनवेलप होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस बोल सकते हैं, गैस का जो पूरा एनवेलप होता है जो हमारे अर्थ को, प्लैनेट अर्थ को सराउंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब देखिए, एटमॉस्फेयर जो होता है वो 400 किलोमीटर तक सरफेस ऑफ द अर्थ से, मान लीजिए कि ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका अर्थ सरफेस है, इससे 400 किलोमीटर दूर तक इसका जो है एटमॉस्फेयर का रेंज होता है, ठीक है, 400 किलोमीटर तक। अब देखिए, हम लोग जो है इस थिक लेयर के बॉटम में रहते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब इसमें डाइवर्सिटी भी है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, ठीक है, अलग अलग डाइवर्सिटी है, यहाँ पे डाइवर्स लैंड फीचर है, ठीक है। अब देखिए, एयर का जो वेट होता है बच्चों, वो हम लोग के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है एयर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, यहाँ पे एयर के वेट की वजह से आप बोल सकते हैं इस इंसान पे या फिर हर इंसान पे, हर चीज पे प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एयर का हम लोग जानते हैं कि एयर हैज वेट, ठीक है, एयर का वजन होता है, जिसकी वजह से वेट ऑफ एयर की वजह से हम लोग प्रेशर जो है हम लोग के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेट ऑफ एयर हम लोग के ऊपर एक्सर्ट करता है प्रेशर। अब देखिए बच्चों, हम लोग को एयर जो है प्रेस करता है नीचे की तरफ फोर्स के साथ, जिसका जो फोर्स आपका इक्वल होता है 1 kg मास पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो हम लोग को प्रेस करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोगों के ऊपर लग रहा है नीचे की तरफ डाउनवर्ड में, वो लग रहा है, कितना मास होता है उसका, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर वो लगा रहा होता है बच्चों, और इसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए बच्चों, डिफरेंस होता है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर और प्रेशर ऑफ लिक्विड्स के बीच में डिफरेंस होता है बच्चों, जिसको भी हम लोग समझेंगे। हम लोग जानते हैं बच्चों कि एयर तो एक गैस होता है, ठीक है, जो कि इजीली कंप्रेसिबल होता है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं गैस जो होता है वो सबसे ज्यादा आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। और एयर जो होता है, चूंकि वो गैस होता है, तो इसका डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है थ्रू आउट ऑल लेवल्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ माउंटेन पे जो एयर का डेंसिटी है, क्या वो उतना ही होगा, या फिर लैंड पे उतना ही होगा, या प्लेट्यूज पे इतना ही होगा, ये हाइट्स के हिसाब से इसमें वेरिएशन होता है बच्चों, डेंसिटी में एयर के। तो एयर का जो डेंसिटी है बच्चों, वो डिक्रीज होता जाता है जैसे आप सरफेस ऑफ द अर्थ से दूर जाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एयर का डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे एयर कॉलम ज्यादा है। अब देखिए, यहाँ एटमॉस्फेयर 400 किलोमीटर की दूर, 400 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एयर कॉलम होगा बच्चों, वो ज्यादा होगा, या फिर यहाँ इस रेंज से लेके यहाँ तक ज्यादा होगा। ऑब्वियस है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एयर कॉलम जो है ज्यादा होगा, तो इस वजह से यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस एरिया, ठीक है। यहाँ पे एयर कॉलम कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, एयर का डेंसिटी कम होगा। यहाँ पे एयर कॉलम ज्यादा है बच्चों, यहाँ पे ज्यादा गहराई है, ज्यादा डिस्टेंस है, इस वजह से यहाँ पे एयर कॉलम ज्यादा होगा, जिसकी वजह से एयर का डेंसिटी will be more and therefore atmospheric pressure will be more on this area। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग सिंपल एक्सप्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने लिक्विड प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई किया था। हम लोगों ने लिक्विड प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई किया था एच रो जी का फॉर्मूला, ठीक है, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इस तरह का कोई फॉर्मूला हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए, हालांकि हम लोग इसे एक डिवाइस के थ्रू मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग एक डिवाइस के थ्रू मेजर कर सकते हैं, जिसका नाम है बच्चों बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर। ये सवाल आप लोग का इंपॉर्टेंट है। इट इज अ डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दे कैन इवन आस्क यू द डेफिनेशन और दे कैन आस्क यू द एज नेम द फॉलोइंग। अब देखिए बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू आप लोग जरूर याद करिएगा सरफेस ऑफ द अर्थ पे, ठीक है, सी लेवल के हिसाब से जो है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो इस वजह से 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर,
ठीक है बच्चों। और अगर पास्कल यूनिट्स में पूछेगा तो आप सिर्फ इसके जगह इस ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह यू कैन राइट इट पास्कल एज वेल, ठीक है, पास्कल भी लिख सकते हैं आप। न्यूटन मीटर स्क्वायर का मतलब वही हुआ। और अगर डाइन में पूछेगा तो आप सिर्फ यहाँ पे इसको 10 to the power 5 को चेंज करके यहाँ पे 10 to the power 6 कर देंगे बच्चों, डाइन पर सेंटीमीटर। अब देखिए इससे ये पता चलता है कि हवा का जो वजन है, वेट ऑफ एयर जो है 1 मीटर स्क्वायर पे वो 10 to the power 5 न्यूटन है। इससे हम लोग क्या पता चलता है कि वेट ऑफ एयर जो है होता है हम लोग का वो 10 to the power 5 न्यूटन होता है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर इतना वेट एक्ट कर रहा होता है बच्चों। अब देखिए इसके पीछे रीजन, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्यों हम लोग जो है जब हम लोग के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, अभी मैंने आप लोगों से कहा कि हम लोगों के ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर वक्त एक्ट कर रहा होता है। देखिए अभी भी मेरे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से एक्ट कर रहा होगा, दो आई डू नॉट फील इट। वाई, ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसके पीछे रीजन ये होता है कि हम लोगों के अंदर भी प्रेशर होता है, ठीक है, जो इक्वलाइज कर देता है सराउंडिंग एयर को। अब आप पूछेंगे हम लोगों के अंदर प्रेशर कैसे होता है, तो बच्चों हम लोग का जो ब्लड वेसल्स होता है, जैसे कि आर्टरीज, कैपिलरीज, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो हम लोग के बॉडी पे वो अंदर की तरफ से, मतलब बाहर की तरफ, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, तो अब इसका जो आर्टरीज होगा, यहाँ पे जो आर्टरीज होगा या कैपिलरीज होगा या जितना भी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेदर इफ आई टॉक अबाउट वेन्स, तो उसके अंदर वो भी तो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वो बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरफ एक्ट कर रहा है, अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, हम लोगों के ऊपर चारों तरफ से एक्ट कर रहा है, और वो इसको अपोज कर रहा है। हम लोगों के जो आर्टरीज और कैपिलरीज और वेन्स के अंदर जो प्रेशर है वो इसको अपोज कर रहा है। अब चूंकि वो इसको अपोज कर रहा है बच्चों, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों प्रेशर जो है वो इक्वलाइज हो जाता है। दैट्स व्हाई वी डू नॉट फील द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आप रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इक्वलाइज और इक्वल्स द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग एयर। ये इसका रीजन होगा बच्चों, एंड इट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। अब देखिए बच्चों, अलग अलग यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। फटाफट से इसे मिटा लेते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में। फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूनिट्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए बच्चों, ऐसा यूनिट अगर आप लोग को पूछ देगा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो वो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आप लोग लिख सकते हैं। अब इसका बच्चों एक यूनिट होता है जो कि टॉर भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टॉर में भी हम लोग नापते हैं। इसका एक यूनिट होता है टॉर, TORR, टॉर। और अगर आपसे टॉर का वैल्यू पूछ देगा बच्चों, तो आप लोग लिख सकते हैं 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम। मरकरी लिक्विड के कंपैरिजन में 1 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, तो इसको टॉर में भी आप लोग माप सकते हैं बच्चों। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट जो आपका मीटरोलॉजिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बार। अगर आप लोग को ये सवाल पूछ दे कि मीटरोलॉजिकल पर्पस के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, तो बार इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग को बार का वैल्यू भी पूछ सकता है, ये भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। बार का वैल्यू होता है 10 to the power 5 पास्कल, ये होता है आपका 1 बार का वैल्यू। तो ये कुछ यूनिट्स था बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और आप उसको mm में भी नाप सकते हैं, ठीक है। होते हैं ना कि 760 mm ऑफ Hg, तो यू कैन मेजर इट इन मिलीमीटर एज वेल, ठीक है। mm में भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नाप सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg, ये वैल्यू रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। इस तरह से भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नाप सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बात हम लोगों ने की यहाँ पे कि इसका जो ऐसा यूनिट अगर पूछ देगा तो यू कैन राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पूछ देगा अगर टॉर का वैल्यू तो 1 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ये आप लोग लिख देंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ देगा मीटरोलॉजिकल पर्पस के लिए एक मार्क्स का सवाल आ सकता है, कौन सा इस्तेमाल किया जाता है यूनिट, बार इस्तेमाल किया जाता है।
और 1 बार का वैल्यू 10⁵ पास्कल है। और ये भी पूछ सकता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है, ये भी लिख सकते हैं अगर mm में पूछ देगा। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू अगर cm में पूछ देगा तो ये लिख सकते हैं। तो चलिए फिर इसे हम लोग मिटा लेते हैं बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को आज की जो मेरी वीडियो है पसंद आई होगी, और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें, ताकि मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। और अब मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जैसे कि हफ्ते में कम से कम भी तो 4 वीडियोज़ आप लोग के लिए इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि लेके आऊँ। लेकिन आप लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना है बच्चों, और मेरे साथ बने रहना है, तो बने रहिए। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक जो है, जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स मैंने एक्सप्लेन किया, उसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिवाइज करते रहिएगा। गुड बाय।